अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 29 जनवरी 2024 है। आज की प्रेजेंटेशन हमारे ईपीसीएल के हवाले से है, एंग्लो पॉलीमर केमिकल। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करूंगे कि अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक या सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। एजेंडा की बात करें प्रेजेंटेशन पे तो एजेंडा वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बैकग्राउंड की बात करेंगे, न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन की बात करेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करूंगा, फिर प्राइस एंड डिविडेंड की बात करूंगा, फिर आखिर में मेरा व्यू। प्रेजेंटेशन मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लेरिफाई करूं, मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो इस पे वीडियो बनाई थी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले। और उस पर मैंने अपना व्यू बताया था। आज भी मेरा व्यू वही है, लेकिन एक दो चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो मैं कवर करूंगा आज। कंपनी के ओवरव्यू को मैंने डिटेल में बताया था, वापस मैंने वही प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए टाइम बचाने के लिए आसान अल्फाजों में ये कंपनी का अगर बैकग्राउंड की बात करें तो मैन्युफैक्चर और सेल करती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, अदर रिलेटेड केमिकल्स। फिर इसकी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव्स एंड इसकी स्ट्रेंथ बताई थी और नेगेटिव्स बताई थी। स्ट्रेंथ इसकी ये कि सोल पीवीसी मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में कैपेसिटी भी ठीक ठाक है। इतनी ठीक ठाक है कि इसकी सप्लाई मार्केट में मतलब सबसे मेजर सप्लायर है, कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। प्रोडक्शन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इनका ह्यूमन कैपिटल अच्छा है जो कि एक्सपीरियंस स्टाफ है। और डोमेस्टिक प्रेजेंस और एक्सपोर्ट, ग्लोबल एक्सपोर्ट के हवाले से इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। नेगेटिव की बात करें तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डेट है जिस पे मेरा थोड़ा सा बड़ा कंसर्न है। अ, अगर जब नेगेटिव ज़्यादा डेट होता है तो कंपनी क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसे ही नहीं लगा सकती। और जब ज़्यादा डेट होता है तो इंटरेस्ट सूद भी ज़्यादा देना पड़ता है, और सीध इंटरेस्ट रेट आपको मालूम होगा क्या है। और दूसरा है कि इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे बड़ा डिपेंडेंट है पाकिस्तान। एनवायरनमेंट 2023 में बड़ा इस तरह की इंडस्ट्री को बड़ा हिट पड़ा जो इम्पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि एलसीज वगैरह में काफ़ी एक चैलेंज था खुलवाना। तो इस तरह के बिजनेस काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। बाकी आखिरी और तीसरी चीज़, नेचुरल गैस डिपेंडेंट है, मतलब गैस नहीं होगी तो कंपनी नहीं चल पाएगी। सीधी सी बात। रिसेंटली इन्होंने एक गैस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एसएसजी से, गैस सप्लाई से रिलेटेड, जिसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग का उनके प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंटिन्यू सप्लाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि एसएसजीसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मतलब ये भी है कि जो भी रिसीव गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है तो इसमें सर्कुलर डेट का भी इन फ्यूचर इम्पैक्ट आ सकता है रिसीवेबल एंड पेबल्स में। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो रेवेन्यू नंबर और 9 ईयर मंथ पीरियड जो कि हमारा सितंबर 23 तक के अकाउंट मौजूद है, इसके बाद के अकाउंट नहीं मौजूद है। लास्ट क्वार्टर ईयर एंड के अकाउंट अभी मोस्ट प्रोबेबली फरवरी एंड तक या मिड ऑफ फरवरी में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी तो हम देख सकेंगे। लेकिन अगर रेवेन्यू नंबर की बात करें, रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन किया है, ग्रॉस प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन किया है। इसका मतलब ये है कि जब कॉस्ट ऑफ सेल इनकी सिग्निफिकेंट बढ़ी है, और इसकी एक तो वजह इंपोर्टेड रॉ मटेरियल डॉलर्स वगैरह का इम्पैक्ट है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ है इनकी जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट एफएक्स के अलावा भी अगर बढ़ी है, लेकिन उन्होंने कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो ये बड़ा सेकंड बड़ा मेजर एलिमेंट चंक है जो मैं समझता हूँ इनका एज अ मैनेजमेंट का फेलियर है कि वो कॉस्ट ट्रांसफर नहीं कर पाई या अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाई। बाकी फाइनेंस कॉस्ट का अगर देखा जाए तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ, जिसका आपको हर इल्म होगा कि इंटरेस्ट रेट 2022 से 2023 में जमीन आसमान का फर्क था। तो ये हम देख सकते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। और नेट नंबर इसी जब इसी तरह के एक्सपेंसेस बढ़ना और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ना तो इस वजह से ईपीएस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ईपीएस डिक्लाइन किया है 9.5 से 5.5, और अनडाइल्यूटेड 7.5 से 4.5। तो मैं समझता हूँ कि ईपीएस पे इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, एक चीज़। और मैंने इसकी रीज़न भी मेंशन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, आईएलसीज। अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बड़ा और नेगेटिव पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि कंपनी को जिस पे काम करना चाहिए, और मेरे हिसाब से अभी ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जैसे कि हम देखते हैं करंट नॉन करंट इनकी करंट लाइबिलिटीज तकरीबन 34 बिलियन की है, 34 अरब की है। करंट एसेट 31 अरब के। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, करंट एसेट में स्टोरेज स्पेस 3.5 अरब के हैं और ट्रेड रिसीवेबल 4.5 अरब के। अगर इस चीज को हटाया जाए ना तो इनकी इनकी करंट लाइबिलिटीज, पहली बात तो करंट लाइबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा है, ठीक है। सबसे बड़ा पहला मेरे लिए मेरी सिलेक्शन का सबसे पहला क्राइटेरिया फेल कर दिया इन्होंने। करंट लाइबिलिटीज इनकी मोर है करंट एसेट से, ओवर गियर्ड है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है फिलहाल। और कंपनी अभी फिलहाल डिविडेंड देती है, लेकिन इस पे बड़ा एक सोचने वाली बात है क्यों दे रही है और कैसे कैसे मैनेज करेगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना, मैं इसको आगे कवर करता हूँ।
शेयर प्राइस की बात करें तो ओवर द पीरियड अगर देखा जाए, अगर 2020 की बात करूँ, आज 2024 है, तब से लेकर अब तक वैल्यू में कोई खासा इंक्रीज नहीं आया ओवर द 5 ईयर। उसने आई थिंक वैल्यू लूज ही की 5 ईयर, क्योंकि मनी, वैल्यू ऑफ मनी कम हुआ। तो अगर जिस बंदे ने 5 साल पहले, 4 साल पहले 45 की चीज ली, आज वो 48 की चीज है, तो ये मेक सेंस नहीं करता। एक चीज हिस्टोरिकली डेफिनेटली हाई गया था 80 85 2022 में की स्टार्ट में, मिड में। तो मैं समझता हूँ इसने लूज ओवर द टाइम लूज की है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि नेशनल इन्वेस्टर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनके पास इनका ईपीसीएल में एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बड़ी एक हिंट है कि भाई क्यों नहीं है उनकी। तो आया कंपनी अच्छी नहीं है शायद, या कंपनी में कोई दम नहीं है, अच्छी होगी लेकिन अब फ्यूचर में कुछ इसका नजर नहीं आता, तो ये भी हो सकता है। पे आउट की बात करें तो पे आउट हिस्टोरिकली अच्छे 20 से 25% डिविडेंड दे रही है, ठीक है। और पिछले साल का डिविडेंड अभी आना बाकी है, जिसका एक्सपेक्टेड ये कि फरवरी, मिड फरवरी एंड तक इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कितना डिविडेंड देगी। मैं समझता हूँ कि डिविडेंड पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो इसकी करंट एसेट पोजीशन अच्छी नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है इस साल ना, और अभी भी ऑब्वियसली दिसंबर तक भी था जब ड्यू है इनकी पेमेंट्स, तो उन पे भी एप्लीकेबल होगा। तो इस हिसाब से मैं मेरी जाती और पर्सनल व्यू ये कि इनको डिविडेंड में चैलेंज होगा इस साल। तो इस चीज़ को माइंड में रखे, हो सकता है जितने बार, जितना पिछली बार दिया है तो उतना ना दे, या शायद उसको मैच करा दे किसी तरह भी। लेकिन मैं पर्सनली, मेरी व्यू है कि थोड़ा सा एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वो अपनी रिजर्व से दे रही है या अपने लोन लेके दे रही है तो दैट्स नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट डिविडेंड जैसे मैं बताया मिड फरवरी में और एंड ऑफ फरवरी में एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट अनाउंसमेंट सॉरी। और उसका और जो पे होगा अप्रैल, मार्च, एंड ऑफ अप्रैल अर्ली अप्रैल में पे होगा। तो हम देखेंगे क्या बुक क्लोजर उस वक्त होगी, और फिर हम देखते हैं क्या पे करता है। लेकिन आई थिंक जस्ट फॉर डिविडेंड परस्पेक्टिव मुझे लगता है इसमें इस शेयर को इतना मेच्योर नहीं है। लास्टली जैसे मैंने अपना व्यू को बता दिया पहले ही हाई लेवल में, लेकिन क्लियर मैसेज ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर नहीं है। ओवर द टाइम इसने लूज किया। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैं ख्याल शॉर्ट टर्म में गेन कमा सकता है अभी, आई थिंक 48 पे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में 1 1.5 रुपये पे आ जाएगा, जब डिविड 1 1.5 रुपये पे में मार्जिन हो सकता है जब इनकी अनाउंसमेंट नियर बाय होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि शॉर्ट टर्म में भी कोई इतना ज्यादा बेनिफिट है। रीजन क्या है मेरी व्यू के, एक तो इंटरेस्ट पाकिस्तान में हायर है, अभी कम होंगे लेकिन लाजमी बात यह था कि इतना इतना मैसिव डिक्रीज नहीं आएगा कि इस ईपीसीएल को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फायदा हो। एक चीज, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट का जैसे मैंने बताया, ये अपनी कॉस्ट पास नहीं कर पाए अपने कस्टमर्स को। तो ये चीज एक कंपनी, एज अ कंपनी के लिए एक सोचने वाली बात है, क्यों। तीसरी चीज एलसी डिपेंडेंट है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये बड़ा रिस्क है कंपनी की ऑपरेशन पॉइंट से, बड़ा रिस्क है। इनके कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी नहीं है, ना ऑपरेशन है, ना डाइवर्सिफिकेशन का कोई इंडिकेशन भी नहीं है कंपनी की इसके अकाउंट्स में। तो मेरे लिए बड़ा एक ये सोचने वाली बात है। आखिरी कंपनी अपने आउटलुक में बोलती है कि कंपनी वी एक्सपेक्ट पीवीसी प्राइस टू बी स्टेबल, या सेम रहेगी, या स्टेबल टू सॉफ्ट, या नीचे आएगी, गिवन द सप्लाई सरप्लस एंड वीक डिमांड। बोली सप्लाई मार्केट बहुत है, डिमांड कम है। तो तो मैं ये समझता हूँ जो कंपनी खुद ही बता रही है अपने आउटलुक में इस तरह होगा, तो मुझे बताओ, ये कंपनी बोली है हम फ्यूचर में कम होंगी वैल्यू मेरी हमारी, तो आप मुझे बताओ क्यों इन्वेस्ट, एज ए इन्वेस्टर पॉइंट से दिस इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट कि आपको नहीं करना चाहिए या सोचना चाहिए, तो ये बात है। तो ये इंडिकेशन बड़ा नेगेटिव इंडिकेट करता है। तो मैं, मेरी ये राय है, ठीक है, आई थिंक दूसरे अच्छे शेयर ऑप्शंस मौजूद हैं, आप उनमें उनमें उनको सोचें, उन पे इन्वेस्ट करें, रादर देन ऐसे में जिसमें थोड़ा सा डाउटफुल रिटर्न हो, या आपको इन्वेस्टमेंट पे डर हो कि भाई आया रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नुकसान हो जाएगा, ये चीज़ को माइंड में ऐसे। थैंक यू सो मच, आई थिंक यही मेरी राय है, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और कोई कमेंट हो या कोई चीज़ मिस आउट की तो लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।